Hello students, today in this lecture we are going to start up with a new chapter forces. Okay बेटा अब ध्यान से सुने, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से हैं, लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी चैप्टर है. So students, in this chapter there are two parts. In the first part we are going to discuss about the forces, then the Newton's laws of motion and their application. In the second part we are going to discuss friction and the circular motion. तो आज बेटा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट दे रहे हैं. फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट देंगे. सबसे पहला बेसिक फोर्स. फोर्स क्या होता है? ओके तो बेटा देखिए, समझिए फोर्स क्या होता है. बेटा फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और द पुल. अब ये बेटा फोर्स क्या करता है, बड़े ध्यान से देखिए. Let us suppose it as the surface and the block is placed on the surface. The block is placed on the surface. Let's suppose if you want that this block it should get displaced towards right. तो since इस ब्लॉक को बेटा राइट साइड में पुश करना पड़ेगा, मतलब बेटा राइट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियर हो गई बात? तो बेटा हमारे फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक रेस्ट पे था बेटा, इस ब्लॉक के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा. मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा. बात समझ आ गई? तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करना है तो बेटा फोर्स लगानी पड़ती है. क्लियर हो गई बात? पहली बात समझ आ गई बेटा. दूसरी बात, let us suppose it is suppose say the block and this block was moving with a constant velocity towards right. Clear? If now suppose we want to stop this block, we want to reduce the velocity of this block. Okay? तो बेटा अगर ब्लॉक का वेलोसिटी रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इस ब्लॉक के ऊपर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ये फोर्स वेलोसिटी को ओपोज करेगी बेटा, वेलोसिटी को रिड्यूस करेगी. क्लियर हो गई बात? तो बेटा यहां पर मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करेगी या फिर उसके मोशन को ओपोज करेगी. यहां पर बेटा द फोर्स इट ओपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. क्लियर हो गई बात बेटा? ये सेकंड इलस्ट्रेशन है. अब लेट अस सपोज थर्ड इलस्ट्रेशन. Let us suppose it is a circular path and it is the body which is moving along the circular path. तो बेटा जब बॉडी पॉइंट ए पर है तो बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज सपोज से वेक्टर v1. दैट इज सपोज से वेक्टर v1. इसके बाद बेटा बॉडी मान लेते हैं कि पॉइंट बी को क्रॉस करती है. तो पॉइंट बी को जब बॉडी क्रॉस करेगी तो बेटा बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज सपोज से वेक्टर v2. इसके बाद बॉडी मान लेते हैं बेटा पॉइंट सी को क्रॉस करती है. पॉइंट सी पर वेलोसिटी इज सपोज से वेक्टर v3 एंड सो ऑन. अब आप देखेंगे बेटा, देखिए जब बॉडी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है या सी की तरफ जा रही है, क्लियर, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए बेटा जो फोर्स लगा था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा था. फोर्स लगा था वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. क्लियर? तो बेटा अब की बारी फोर्स ने क्या किया? अब की बारी फोर्स ने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया. याद रखें, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया. डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया बेटा. यहां पर अब देखिए बॉडी बेटा v2 के लॉन्ग जाने की कोशिश करेगी. अब बॉडी ने जाना है b से लेके c तक, तो इस तरफ बेंड करना था तो बेटा फोर्स इस तरफ लगा था. क्लियर हो गई बात? c पर जब बॉडी है तो बेटा फोर्स इस तरफ लगा था. यह बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. और फोर्स बेटा ये तीन काम करती है. पहला, जो बॉडी रेस्ट पे है उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करेगी या करने की कोशिश करेगी. दूसरा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मोशन ओपोज करेगी या ओपोज करने की कोशिश करेगी. तीसरा बेटा, कोई भी बॉडी है उसका अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है बेटा, तो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगी. पल्ले पड़ गई बात? तो स्टूडेंट्स इन टोटल मैंने आपको बेटा ये तीन इलस्ट्रेशंस दी हैं. इन तीनों इलस्ट्रेशंस को
अभी कॉपी मत करें आप, मैं पहले फोर्स का आपको डेफिनेशन दे देता हूं, ठीक है? ओके, या ऐसा करें, पहले कॉपी कर लें, फिर इसको वाइप ऑफ करके फिर फोर्स का डेफिनेशन बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है? कॉपी करें। यस सर। तो देखिए बेटा, फोर्स क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल एफर्ट in the form of push or pull. It is the external effort in the form of push or pull which tends to का मतलब बेटा कोशिश करेगा, कर देगा या फिर कोशिश करेगा। फर्स्ट, produce motion in the stationary bodies. Produce motion in the stationary bodies. तो बेटा फोर्स क्या हो गया? It is the external effort in the form of push or pull which tends to produce motion in the stationary bodies. Second, which tends to oppose the motion of the body, which tends to oppose the motion of the body. Third, tends to change the direction of motion of the body. ठीक है बेटा, इन तीनों की इलस्ट्रेशंस मैंने आपको दे दी थी, कॉपी करें इसको। यस सर। अब बेटा देखिए, इस चैप्टर में बेटा डिफरेंट फोर्सेस होने वाली हैं, मतलब उनके नाम होने वाले हैं। तो बेटा किस फोर्स को कब यूज करना है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स फोर्सेस को क्लासिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ उन फोर्सेस की बात करने वाला हूं जिन फोर्सेस के नाम या जिन फोर्सेस के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है, या फिर न्यूमेरिकल के अंदर वो टर्म्स आएंगी, रीजनिंग क्वेश्चंस है वो टर्म्स आएंगी। ओके, तो सिर्फ उतनी फोर्सेस। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर इसके बाद बेटा डिफॉर्मिंग एंड रेस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग एंड रेस्टोरिंग फोर्स। फिर इसके बाद बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर प्राइमरीली हमने इन तीन फोर्सेस को स्टडी करना है, क्लियर? अब बेटा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स से। अब बेटा ध्यान से समझिए, नाम से पता लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। तो बेटा पहले आप नोट कर लें, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्स की। It is the force which comes into play
at the point of contact. It is the force which comes into play at the point of contact. बस इतना लिख के छोड़ दें. अब हम फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को फिर दोबारा क्लासिफाई करते हैं. तो बेटा कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हमने पढ़नी है, सबसे पहले टेंशन, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, फिर उसके बाद फ्रिक्शन. गॉट इट? तो स्टूडेंट्स इस क्लासिफिकेशन को एक बार कॉपी कर लें. इस क्लासिफिकेशन को कॉपी करें. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, हमने बेटा इन सभी फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है. पहले ये फोर्सेस क्या होती हैं, बेटा इनका डायरेक्शन क्या होता है और कैसे मार्क किया जाता है, फिर इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होता है. समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ओके. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स टेंशन से. अब बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, टेंशन क्या होता है. बेटा टेंशन समझने से पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं. बेटा लेट अस सपोज से इट इज से द ब्लॉक ए. द ब्लॉक ए is placed on the surface and we are having another block say B which is again placed on the surface. Clear? Now let us suppose say बेटा हमने ब्लॉक B के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. तो बेटा अगर हमने B के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट, तो बेटा इस फोर्स की वजह से ब्लॉक B मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड. क्लियर? या फिर मूव करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स राइट साइड. तो बेटा क्या इस वाली फोर्स का कोई इफेक्ट इस बॉडी ए में आएगा? क्या बॉडी ए मूव करेगा? प्रैक्टिकल सी बात है, जब फोर्स हमने बॉडी ए पर लगाया नहीं है तो बॉडी ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. समझ आ गई बात? अब ध्यान से समझिए. नाउ लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, अब बेटा इन दोनों ब्लॉक्स ए और बी को बेटा हम कनेक्ट करते हैं विद अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब हो गया बेटा धागा, ठीक है, या फिर लाइट रोप. लाइट रोप एक रस्सी जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है. समझ आ गई बात? क्लियर? अब देखिए, अब अगर सिचुएशन ये होती है, अब अगर आप ब्लॉक बी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ब्लॉक बी राइट में मूव करता है, तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रिंग है या रोप है, ये बेटा ब्लॉक ए को पुल करेगी टुवर्ड्स राइट. यस और नो? अब बेटा स्ट्रिंग ने ब्लॉक ए को पुल किया टुवर्ड्स राइट, तो इसलिए ब्लॉक ए मूव करेगा. समझ आ गई बात? पल्ले पड़ी बात? तो बेटा अब देखिए, दोनों ब्लॉक्स ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं विद अ स्ट्रिंग और द लाइट रोप. क्लियर? अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए. तो बेटा ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बी के साथ इस वाले पॉइंट के कांटेक्ट में है और इस वाले पॉइंट के साथ ए के कांटेक्ट में है. तो बेटा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, क्या ये स्ट्रिंग अगर ए को पुल कर रहा है, मतलब ए पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये स्ट्रिंग बी के ऊपर भी फोर्स लगाएगा? जी हां, अगर स्ट्रिंग ने बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया तो बी के ऊपर भी फोर्स लगाएगा. तो बेटा ये जो स्ट्रिंग है या लाइट रोप है, ये बेसिकली स्ट्रेच्ड है. ये बेसिकली स्ट्रेच्ड है. तो स्ट्रेच होने के बाद फिर ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या लाइट रोप बेटा बॉडी ए और बी के कांटेक्ट में है, तो बॉडी ए और बी के ऊपर फोर्स लगाएगा. तो इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या फिर लाइट रोप ने बेटा बॉडीज ए और बी के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं टेंशन. उसको नाम दिया टेंशन. समझ आ गई बात? तो हम बोलेंगे कि बेटा टेंशन टी ब्लॉक ए के अंदर टेंशन टी इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर लाइट रोप के अंदर एग्जिस्ट करता है. समझ आ गई बात? तो सबसे पहले टेंशन का डेफिनेशन नोट करें, उसके बाद इस फिगर को कॉपी करेंगे. ठीक है, बाद में कॉपी करेंगे. पहले टेंशन को लिखें. इट इज द पुलिंग फोर्स exerted by the stretched string or ropes
on the bodies in contact with them, in contact with them। बात समझ आ गई? अब बेटा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन को मार्क कैसे करना है। अब ध्यान से देखिए, मार्क कैसे करना है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन। डायरेक्शन ऑफ टेंशन, बेटा ये फिगर कॉपी कर लें। अब देखिए बेटा, स्ट्रिंग को देखिए, दिखाई दे रहा है, बॉडी ए को देखिए, तो टेंशन हमेशा मार्क की जाती है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैसे मार्क की जाती है? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेटा जब टेंशन की बात आप बॉडी ए के लिए कर रहे हैं, स्ट्रिंग ने बॉडी ए को राइट साइड पे पुल दिया, तो स्ट्रिंग बॉडी ए के ऊपर राइट साइड में फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसको बोला टेंशन। तो बेटा टेंशन कैसे मार्क किया जाता है? टेंशन मार्क किया जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब बेटा जिस साइड पे आपको स्ट्रिंग दिखाई दे, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखने के बाद आपको जिधर स्ट्रिंग दिखाई दे उधर एरो मार्क करना है। जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखा, स्ट्रिंग हमें राइट साइड पे दिखाई दे रहा है बॉडी ए के, तो हमने एरो बेटा राइट साइड पे मार्क किया। क्लियर हो गई बात? अब स्ट्रिंग बॉडी बी के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। अब बेटा ये स्ट्रिंग बॉडी बी पे जो टेंशन देगा या फोर्स लगाएगा, अब हमने बी पर मार्क करना है। बी पर मार्क करना है तो फिर से कैसे मार्क करेंगे? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बेटा कांटेक्ट को देखें, स्ट्रिंग और बॉडी के कांटेक्ट को देखें, देख लिया। अब स्ट्रिंग किधर दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड में, तो अब क्या नहीं, एरो आप ऐसे मार्क करेंगे। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? तो बेटा डायरेक्शन ऑफ टेंशन मार्क कैसे करना है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क करना है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क करना है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मार्क करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मार्क करना है। बात समझ आ गई? बेटा टेंशन मार्क करना समझ आ गया? अब मैं टेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, आप वो पॉइंट्स कॉपी करें और उन्हें समझें। In different strengths, the magnitude of, चलिए पहले गिवन स्ट्रिंग की बात करते हैं। इन द लाइट स्ट्रिंग और रोप। लाइट स्ट्रिंग मतलब बेटा जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है व्हेन कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द बॉडीज which are connected with the string। समझ आ गई ये बात? In the case of the light string or the rope, the magnitude of tension is same. The magnitude of tension is same at the different points on the string or rope। तो बेटा मैग्नीट्यूड वाइज टेंशन सेम होगा अगर स्ट्रिंग या रोप लाइट है। लाइट का मतलब मासलेस है। समझ आ गई बात? क्लियर? अगर बेटा टेंशन का वैल्यू मान लेते हैं कि 5 न्यूटन है, तो बेटा स्ट्रिंग ने ए के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्ट्रिंग ने बी के ऊपर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई ये बात? तो ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी करें। अब बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लेते हैं गिवन प्रॉब्लम के अंदर बेटा एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स है। लेट अस सपोज से हमें 3 बॉडीज को कनेक्ट करना है। अब जब 3 बॉडीज को कनेक्ट करना है तो हमें बेटा तीनों बॉडीज को कैसे कनेक्ट करेंगे? तीनों बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए हमें 2 स्ट्रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। जब स्ट्रिंग्स डिफरेंट होंगे तो अगर वो भी लाइट और मासलेस होते हैं तो बेटा उनके अंदर टेंशन मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट होगी। दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन अलग अलग होगी। क्लियर? In the different strings, the magnitude
of tension is different. बेटा ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लें. डन? डन? अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ये जो सेकंड पॉइंट आपको दिया है, लेट अस सपोज इट इज से द ब्लॉक ए, इट इज से द ब्लॉक बी एंड इट इज से द ब्लॉक सी. ठीक है सर? तो बेटा ब्लॉक ए और बी के बीच में ये फर्स्ट स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लॉक बी और सी के बीच में बेटा ये सेकंड स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, ये सरफेस है. मान लेते हैं बेटा ब्लॉक सी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है टुवर्ड्स राइट. तो सी को अगर किसी ने पुल किया तो स्ट्रिंग्स की वजह से बेटा बी और ए दोनों मूव करेंगे या मूव करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स राइट. क्लियर हो गई बात? अब टेंशंस मार्क करते हैं. पहले फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मार्क कर रहे हैं, तो टेंशन कैसे मार्क किया? ये वाला एरो रिप्रेजेंट्स द टेंशन मार्क्ड ऑन द बॉडी ए, और ये वाला एरो रिप्रेजेंट्स द टेंशन मार्क्ड बाय द स्ट्रिंग on the body B. Let us suppose say T1 is the tension. मान लेते हैं कि string या फिर ropes they are light. अब second string या rope को देखें, body B को दिखाई दे रहा है. तो since ये वाला string body B के ऊपर जो tension देगा towards right, ये वाला string body C के ऊपर जो tension देगा towards left. Let us suppose this tension is say T2. इस तरीके से बात समझ आ गई? क्लियर? अब बेटा देखिए, अभी तक तो बात की थी हमने कनेक्टिंग सिस्टम्स लाइट है, मतलब दे आर मासलेस. अब क्या हो यार अगर वो मासलेस ना हो, मतलब कनेक्टिंग सिस्टम्स में कोई एक मोटी सी रोप हो जिसका कोई मास हो. तो सिंस अगर कनेक्टिंग सिस्टम्स मासलेस नहीं होते तो सिंस डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे एक मोटी सी रोप है तो रोप के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं होगी. क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? इंपॉर्टेंट. If the string or rope is not massless, बेटा massless नहीं है तो क्या होगा? Then the magnitude of tension is different at the different points. क्लियर हो गई बात? कॉपी करें. तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई टेंशन की. अब बेटा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि टेंशन का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल्स में अगर निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन. मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करने वाले हैं. तो बेटा अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया नहीं है, तो मतलब जब कभी भी किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ओके न्यूमेरिकल्स में, तो स्वेंस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है. क्लियर? जल्दी से कॉपी करें, कॉपी करें. डन. अब बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की. बेटा बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या हुआ?
परपेंडिकुलर। क्लियर? अब ये रिएक्शन क्या हुआ बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बेसिकली एक फोर्स का नाम है जो एक्सटर्नल एजेंट ने बॉडी पर नहीं लगाया। ठीक है, समझाता हूं, देखिए। लेट अस सपोज इट एज द सरफेस, लेट अस सपोज इट एज द ब्लॉक ए एंड लेट अस सपोज इट एज द ब्लॉक बी। क्लियर? मतलब स्टूडेंट्स बेटा दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, दोनों फिजिकली कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ। ब्लॉक्स ए और बी फिजिकली कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ और सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर? अब बेटा अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई बेटा इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता, तो क्या ये ब्लॉक्स बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, तो क्या ये ब्लॉक्स मूव करने की कोशिश करेंगे अपने आप? क्वेश्चन इज नो, क्वेश्चन इज नो। अब क्या हो अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट ब्लॉक ए को, कोई एक्सटर्नल एजेंट ब्लॉक ए को पुश करे टुवर्ड्स राइट और फोर्स लगाए 10 न्यूटन, तो क्या होगा? अब क्योंकि दोनों ब्लॉक्स ए और बी आपस में कांटेक्ट में हैं, तो ब्लॉक ए को एक्सटर्नल एजेंट ने पुश किया टुवर्ड्स राइट। अब ए के सामने पड़ा हुआ है ब्लॉक बी, तो अब ए क्या करेगा? ए बी को पुश देगा, ए बी को पुश देगा। तो ए ने बी के ऊपर बेटा यहां पर एक फोर्स लगाया, तो ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको नाम देंगे एक्शन, उसको नाम देंगे एक्शन। क्लियर? समझ आ गई ये बात? अब बेटा बी क्या करेगा? बी ए के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब बेटा ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाया उससे ओपोज करने की कोशिश करेगा। तो बेटा बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको नाम देंगे रिएक्शन। समझ आ गई बात? अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ए और बी आपस में कांटेक्ट में हैं और ये कांटेक्ट सरफेस है, तो एक्शन इधर बी है और इधर ए है। एक्शन कैसे हुआ बेटा? बी के ऊपर एक्शन हुआ इधर, बी के ऊपर एक्शन हुआ इधर। अब बी ने रिएक्शन दिया ए को, बी ने ए को रिएक्शन दिया इधर। समझ आ गई ये बात? क्लियर? तो बेटा ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये कांटेक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं? कांटेक्ट सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो बेटा रिएक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? रिएक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब एक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर एक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गई ये बात? क्लियर? ओके। तो बेटा मैं पहले इसकी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, आप लिख लें। नॉर्मल रिएक्शन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, अंडरलाइन करिए। It is the force which comes into play due to the influence of action. बात समझ आ गई? और it is the force which comes into play as a response to the action. समझ आ गई बात? अब बेटा एक्शन किसको कहना है, रिएक्शन किसको कहना है, मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कैसे मार्क करें। मैंने मार्क करना सिखा दिया। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है बेटा? हमेशा याद रखें, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, perpendicular to the surface, exerting the reaction. बेटा बॉडी जिसने रिएक्शन दिया उस बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ आ गई ये बात?
अब जल्दी से कॉपी करें, एक्शन रिएक्शन हो गया। अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है न्यूमेरिकल्स में कैसे मार्क करना है, न्यूमेरिकल्स में कैसे मार्क करना है, पहले इसको कॉपी करें जल्दी से। यस सर, अब ध्यान से देखिए बेटा न्यूमेरिकल्स में कैसे मार्क करना है। बेटा ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ये बेटा हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमेशा स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए एक्शन रिएक्शन का पेयर हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट मार्क किया जाता है। मैं अभी करके दिखाता हूं बेटा, वही इलस्ट्रेशन लेते हैं। लेट अस सपोज इट इज द ब्लॉक बी, let us suppose it is the block A. The two blocks they are placed on the surface. बेटा ब्लॉक A के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो A B को पुश करेगा। A ने B को जो पुश दिया टुवर्ड्स राइट, उसे ऐसे मार्क करें, उसे मार्क करें N से, N से मार्क करें या किसी भी सिंबल से मार्क करें, ठीक है। तो इधर बोले जब B पर मार्क हुआ है तो इसका नाम रखेंगे एक्शन। अब बेटा B ने A के ऊपर जो फोर्स लगाया उसको भी N से रिप्रेजेंट करें और इसका नाम रखेंगे रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल और ऑपोजिट मार्क करें। इससे क्या होगा कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। कॉपी करें। यस सर, बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन एक्सेस करता है फिर से बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए किसी भी प्रॉब्लम में तो कैसे निकालेंगे। Now sir, the magnitude of the normal reaction is also calculated by using Newton's second law of motion। ये सिंपल सी बात समझ आ गई, कॉपी कर ले। कॉपी कर ले। Yes, sir, done. बेटा बात करते हैं फ्रिक्शन की। अब एक्चुअल में क्या है कि जो फ्रिक्शन है ये एक्चुअल में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, वहां पर डेप्थ में करने वाले हैं। तो आज सिर्फ फ्रिक्शन की डेफिनेशन और उसका डायरेक्शन। बेटा देखिए लोअर क्लासेस में आपको समझाया गया था कि बेटा देखिए, लेट अस सपोज से इट इज से द ब्लॉक ए, इट इज से द ब्लॉक ए and the block A is placed on the surface which is rough, which is rough। अगर ब्लॉक A के ऊपर बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा या ब्लॉक A राइट में मूव करता है तो ये सरफेस इस ब्लॉक A के मोशन को अपोज करती है। तो सरफेस अपोज करेगी A के मोशन को, मतलब अप्लाइड फोर्स को। तो सरफेस ब्लॉक A के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन। लोअर क्लासेस में यह समझाया गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप लोअर क्लासेस में थे तो बड़े सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स
समझने के लायक नहीं थे, मतलब चीजें बड़ी टफ हो जाती, तो ये सिंपल सी चीज समझा दी थी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फ्रिक्शन होता क्या है। बेटा ये बात समझ आ गई, ये तो बचपन की बात है, ये लोअर क्लासेस की बात है। लोअर क्लासेस की बात है। अब बेटा फ्रिक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा। Let us suppose say it is the block A which is placed on the rough surface. मतलब बेटा बॉडी A और सरफेस, जो ग्राउंड है उसको सरफेस बोल देते हैं। बॉडी A ग्राउंड पर है और जो कांटेक्ट है बॉडी A और ग्राउंड का वो रफ है। बात समझ आ गई? तो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो रफ है। सबसे प्राइमरी बात, surfaces in contact are rough. ओके, पल्ले पड़ी बात। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझिए। अब बेटा देखिए, अगर ब्लॉक ए के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट राइट साइड में फोर्स लगाता है तो इस फोर्स की वजह से या तो बॉडी ए मूव करेगी या हो सकता है कि फोर्स इनसफिशिएंट हो, बॉडी मूव ना करे। लेकिन दोनों बातों में एक चीज तो कॉमन है कि अगर बॉडी मूव करती है या बॉडी मूव करने की अगर कोशिश करती है तो बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स राइट। समझ आ गई ये बात? अब बेटा देखिए, अब इसे कैसे करना है। मान लेते हैं कि बेटा बॉडी ए मूव करती है। अगर बॉडी ए मूव करती है तो बॉडी ए का ये जो पॉइंट है बेटा, इसका वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ये वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए। क्लियर? अब बेटा ये बॉडी ए बेटा ग्राउंड के कांटेक्ट में है, मैंने थोड़ा गैप दिखाया है, गैप को नेग्लेक्ट कर दें आप। अब बेटा हमने यहां पर ये पॉइंट मार्क किया तो ये पॉइंट मार्क हो गया ग्राउंड का। अब बेटा देखिए, फोर्स तो लगा बॉडी ए के ऊपर, क्या बेटा ग्राउंड के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? ग्राउंड के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा जो ग्राउंड के पैरेलल हो? नहीं लगा। तो हम बोलेंगे कि बेटा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इन मैग्नीट्यूड इट विल बी 0। मतलब बेटा फोर्स एक्सटर्नल लगा था बॉडी ए के ऊपर तो बॉडी ए ही मूव करेगी, ग्राउंड थोड़ी मूव करेगा। अगर ग्राउंड मूव नहीं करता तो ग्राउंड का वेलोसिटी 0। क्लियर? अब बड़े ध्यान से समझिए। अब जब आप बेटा ब्लॉक ए को और ग्राउंड को दोनों को देख रहे हैं तो बेटा दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटीज में डिफरेंस है। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था। रिलेटिव वेलोसिटी कब एग्जिस्ट करता था? जब वेलोसिटीज में डिफरेंस होता था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये ग्राउंड क्या करेगा, ये ग्राउंड इस बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, ओके, जिसको बोलेंगे फ्रिक्शन, नाम देंगे फ्रिक्शन। और वो फोर्स क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब बेटा रिलेटिव मोशन मैंने बोला कब होता है? तब होता है जब वेलोसिटीज में डिफरेंस होता है। अगर वेलोसिटी सेम हो जाए तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, तो ये ग्राउंड क्या करेगा, इस बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे फ्रिक्शन। इस तरीके से लगाएगा कि बॉडी ए का वेलोसिटी रिड्यूस करके 0 करने की कोशिश करे। पल्ले पड़ गई बात? तभी तो रिलेटिव मोशन अपोज होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए, बॉडी ए का वेलोसिटी किधर था? राइट साइड पे। ग्राउंड का वेलोसिटी कितना था? 0। तो ग्राउंड ने फोर्स लगाया बॉडी ए के ऊपर, ठीक है, मतलब मार्किंग होगी बॉडी ए के ऊपर, फ्रिक्शन मार्क करना है बॉडी ए के ऊपर। तो बॉडी ए की वेलोसिटी को रिड्यूस करके 0 करना है। अब बेटा किसी भी मूविंग बॉडी का रिड्यूस करना है आपने वेलोसिटी, तो कैसे करेंगे? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गई ये बात? तो इसलिए स्ट्रेस ग्राउंड ने बॉडी ए के ऊपर बेटा फ्रिक्शन लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गई बात? तो लोअर क्लासेस में वो जो समझाया गया था ना कि बेटा ग्राउंड बॉडी के ऊपर, बॉडी अगर मोशन में है या मूव करने की कोशिश कर रही है तो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। वो बचपन की बात थी। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है
कि बेटा फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। पल्ले पड़ गई बात। अब दोबारा ध्यान से सुनिए। अब बेटा ग्राउंड ने तो बॉडी ए के ऊपर फ्रिक्शन लगा दिया, क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है क्या बॉडी ए ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो अब की बारी क्या करेगा, ध्यान से देखिए। बॉडी ए ग्राउंड के ऊपर फोर्स कैसे लगाने की कोशिश करेगी? इस तरीके से लगाएगी कि बेटा इसका वेलोसिटी, ग्राउंड का वेलोसिटी जो 0 था उसको इंक्रीज किया जा सके वीए के इक्वल और डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, तभी तो रिलेटिव मोशन अपोज होगा। दोनों का वेलोसिटी सेम करना है। ग्राउंड का वेलोसिटी 0 था तो इंक्रीज करो, कितना? वीए, डायरेक्शन क्या है? राइट में। तो इसलिए बेटा बॉडी ए ने ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन जो लगाया, बॉडी ए ने ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शन लगाया दैट विल बी इन मैग्नीट्यूड एफ। मतलब बेटा एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स हैं, तो बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन के जो पेयर्स होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होते हैं। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से बॉडी ए क्या करेगी, ग्राउंड की वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। समझ आ गई बात? अब एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज बेटा आप गार्डन में हैं और गार्डन में लेट अस सपोज से देयर इज सम ग्रास, ओके, और ग्रास बड़ी सॉफ्ट है और एक कोई भारी सा वुडन ब्लॉक है जो आपने गार्डन में रखा। जब आप गार्डन में ब्लॉक को पुश करते हैं, मान लेते हैं ब्लॉक मूव करता है, तो आप देखते हैं कि बेटा घास उखड़ जाती है। अब वो जो घास उखड़ी है या ब्लॉक के साथ जो नीचे सरफेस पे घास लगी है चिपक जाएगी उसके साथ, तो घास किधर जा रही है? घास बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलाउंग जाने की कोशिश कर रही है। समझ आ गई बात? क्लियर? अगर ग्राउंड मूव करने की कोशिश करेगा तो किधर मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, तभी तो रिलेटिव मोशन अपोज होगा। पल्ले पड़ गई बात? तो बेटा बॉडी ए का वेलोसिटी रिड्यूस करके 0 करना था, इसलिए फ्रिक्शन लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ग्राउंड का वेलोसिटी 0 से इंक्रीज करना था, इसलिए बॉडी ए ने ग्राउंड पर जो फ्रिक्शन लगाया वो लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गई बात? तो पहले डेफिनेशन नोट करें, डेफिनेशन लिखिए, अंडरलाइन करिए, लिखिए। Friction is the contact force which comes into play when the contact surfaces are rough and it tends to oppose the relative motion between them. It tends to oppose the relative motion between them. पल्ले पड़ गई बात? ठीक है। अब बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन मार्क कैसे करना है? फ्रिक्शन आप इस तरीके से मार्क करेंगे कि रिलेटिव मोशन अपोज हो जाए। क्लियर? समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? मार्क करना मैंने आपको सिखा दिया। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, it is to be marked in such a way that the relative motion between the contact surfaces of the bodies can be opposed. समझ आ गई बात? तो बेटा आप समझ आ गया होगा कि लोअर क्लास में ये क्यों समझाया था कि बेटा फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट मार्क करिए या फिर अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट मार्क करिए। क्लियर? कॉपी करें। यस सो इट्स डन। हो गया भाई? हो गया? कॉपी हो गया? अब स्टूडेंट्स फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है।
तो फ्रिक्शन कितने टाइप्स का है वो लिख के दे रहा हूं। फ्रिक्शन को हम दोबारा कैटेगराइज करेंगे इनटू 3। स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। समझाने के लिए बेटा ये सेकंड टाइप डाल रहे हैं, अदरवाइज ये सेकंड टाइप है इट इज जस्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। एंड द थर्ड वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात? तो फ्रिक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरीली दो होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सर आपके करिकुलम में लिमिटिंग फ्रिक्शन को अलग से कर दिया है। एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ आ गई? तो इन सब को जब फ्रिक्शन आएगा, जब पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, तब हम स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ मार्किंग मैग्नीट्यूड की बात अभी नहीं करूंगा, क्लियर? तब बात करेंगे। ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो आज सिर्फ इतना करते हैं स्टूडेंट्स, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स we will discuss when they will get involved in the progress of the chapter. Okay, so it is all for today.